गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम द क्लास 10। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा विज्ञान 1 का कक्षा 10वीं का पार्ट 8 धातु विज्ञान। और धातु विज्ञान में हमने जो इसके पूर्व वीडियो देखा था बेटा, उसमें मैंने आपको धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी बताई हुई है ना। और आज हम लोग जो भाग देख रहे हैं वही धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी का इसके बाद वाला भाग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी बताई थी, जिसमें आयरन और कॉपर सल्फेट ये दोनों एक दूसरे के विलयन में डाले हुए आपने देखे। कॉपर जो था वो आयरन फेरस सल्फेट में डाला हुआ था और फेरस जो है वो कॉपर सल्फेट में डाला हुआ था, जिसमें कॉपर के फेरस के ऊपर मतलब आयरन के ऊपर एक परत जमा हो जाती है। फिर फिर मतलब आयरन सल्फेट और कॉपर, ये कॉपर जो है इसमें मुक्त होता है बेटा। अब हम लोग यहाँ पे एक आकृति देखेंगे धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। यह आकृति में पानी के साथ अभिक्रिया आपको दी गई है, अम्ल के साथ अभिक्रिया दी गई है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया दी गई है और अभिक्रियाशीलता आपको यहाँ पे बताई गई है, जो कि यहाँ पे कम है और ऊपर में बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है, ये मतलब आपको सबसे अभिक्रियाशील धातुओं का यहाँ पे आपको नाम बताया गया। सबसे जो अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे अगर कोई होगा तो वो होता है बेटा सोडियम। ठीक है, उसके बाद है पोटेशियम, फिर लिथियम और कैल्शियम। इसके अलावा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी है। तो ये जो अभिक्रियाएं करते हैं तो इनकी जो अभिक्रिया है लाल रंग से दी गई जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हुए आपको यहाँ पे बताए गए हैं। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम इनकी जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया होती है। ये ज़्यादा अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये जो लाल रंग वाले जो तत्व आपको यहाँ पे बताए गए, धातु आप लोग को बताए गए हैं, ये सब मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं, जो कि अम्ल के साथ और ऑक्सीजन के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं बेटा। उसके बाद सबसे आखिरी में जो 3 तत्व यहाँ पे आपको बताए गए हैं वो है तांबा, पारा और चांदी। ये कम क्रियाशील होते हैं बेटा और सबसे कम क्रियाशील होता है सोना। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में आपको पूछा गया है। तो ये मेरे हाथ में मार्च 2020 का पेपर है बेटा, 2020 का है। और इसमें जो पेज नंबर 5 है, 5 पर प्रश्न क्रमांक 3 में 7वां एक प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। उसमें ये आकृति बताई गई है। ये 7वां प्रश्न है जो कि 3 मार्क के लिए पूछा गया बेटा। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी की आकृति का निरीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो अभी मैंने आपको ये आकृति समझा कर बताई है, सेम आकृति यहाँ पर आपको पूछी गई है। इसके प्रश्नोत्तर में आपको बताना चाहूँगा कि पहला प्रश्न है, पानी से अभिक्रिया करने वाली 2 धातुओं के नाम लिखिए। तो पानी के साथ अभिक्रिया करने वाले जो 2 धातु है, आप लोग सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम कोई भी लिख सकते हैं चारों में से। बी प्रश्न है, 2 मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के नाम लिखिए। मध्यम अभिक्रियाशील धातु है जिसमें लोहा है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है। कोई भी आप लोग इनमें से देखकर नाम लिख सकते हैं, जो कि आपको 1-1 मार्क के 3 प्रश्न आपको पूछे गए। और सबसे आखिरी प्रश्न बेटा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु एवं सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम लिखिए। तो इसमें आप लोगों ने यदि पोटेशियम लिखा हुआ है या सोडियम लिखा हुआ है तो भी सही होगा। और सबसे कम क्रियाशील धातु होता है बेटा सोना। ठीक है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम आपने सोना यहाँ पर लिख लेना है और इस तरह से ये प्रश्न आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बीच में आने वाले भाग है प्रश्नों जिनके ऊपर 10वीं कक्षा में प्रश्न पूछे गए। अब इसी के बारे में आप लोग को यहाँ पे मैं समझा के बता रहा हूँ कि ये भाग में दिया क्या क्या है। तो देखिए बेटा, जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए कि विस्थापन अभिक्रियाओं के अनेक प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने अभिक्रियाशीलता श्रेणी विकसित की है। मतलब वैज्ञानिकों ने अभिक्रियाशीलता श्रेणी में विस्थापन अभिक्रियाओं के प्रयोगों का उपयोग किया था और उसी से उनकी श्रेणी विकसित हुई। तो धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में की गई व्यवस्था को धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। यदि ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा गया और पूछा गया कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप लोग ये वहाँ पे उत्तर बताएंगे कि धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार
जब उनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उस प्रक्रिया को अभिक्रिया धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के निम्न प्रकार से समूह बनाए गए हैं। तो यहाँ पे 3 समूह आपको यहाँ पे बताए गए बेटा। तो ये 3 समूह कौन कौन से हैं, जैसे आपके सामने मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पहला है अधिक अभिक्रियाशील धातु, दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातु और तीसरा है कम अभिक्रियाशील धातु। तो इस तरह से 3 तरह अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं की प्रकार या समूह बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, बड़ा भाग आप लोग देखेंगे धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ये जो भाग है वो हमने इसके पूर्व के भाग में देखा नहीं है, परंतु ये एक धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया में ये भाग भी आपको महत्वपूर्ण है, जो कि आपको देखना है। इसके बाद हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म जरूर देखेंगे। उसके तत्पश्चात उसके पूर्व हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए बेटा, आपको यहाँ पे राजवायु का नाम दिया गया है। राजवायु वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण पूर्ण होता है। उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उनकी वैलेंसी जो होती है बेटा वो 0 होती है। मतलब जिनको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है। उन धातुओं को या अधातुओं को या वायु को हम लोग गैसेस को उनको राजवायु कहेंगे बेटा। यहाँ पे वायु को राजवायु कहेंगे। तो ऐसे कौन से वायु हैं, तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। ये बहुत सारे ऐसे राजवायु है कि जिनको किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन लेने और देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अधातुएं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेती आपको पता चल गया, क्योंकि इनको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है ना देने की ज़रूरत होती है। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, तो ये अभिक्रिया नहीं करते। ये बात सीधा सीधी समझ में आई आप लोग को। ये क्रियाशील नहीं होते, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। तो हमने धातुओं की अभिक्रिया से अभी तक देखा कि धातुओं के ऑक्सीकरण से धन आयन बनते हैं। मतलब जब कोई धातु अपना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन देकर अपना बाहरी कवच बाह्यतम कक्षा पूर्ण करता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और वो किसी को मतलब अधातुओं को अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद धन आयन बनाते हैं। यदि हम कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि इलेक्ट्रॉन अष्टक स्थिति पूर्ण करेगा। इस प्रेरक शक्ति से धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया में भाग लेती है। तो ये बात ध्यान में रखिए बेटा कि धातु और अधातुओं में यदि अभिक्रिया की गई, यहाँ पे देखिए ये अभिक्रिया हो रही है Na और Cl में बेटा। तो धातु है सोडियम और Cl है अधातु। तो सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 287। तो ये सोडियम जो है अपने बाह्यतम कक्षा वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा वाले 7 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 288 हो जाएगा और यहाँ पे धातु सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 28 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या ग्रहण करते हैं इस अभिक्रिया में। इस तरह से ये भाग लेते हैं और अपने निकट के राजवायु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त करते हैं। इसके निकट का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त करने वाले धातुएं अधातुएं जो होते हैं बेटा वो होते हैं ये नियॉन है, हीलियम है, आर्गॉन है। इस तरह से वो अपने इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। तो राजवायु के बाह्यतम कवच पूर्ण होने के कारण राजवायु रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है। देखिए बेटा, राजवायु में बाह्यतम कवच जो होता है वो पूर्ण होने के कारण राजवायु जो है वो निष्क्रिय गैसेस भी उनको कहा जाता है या फिर इनको रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय भी कहा जाता है। तो पिछली कक्षा में आपने देखा कि सोडियम धातु के 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से और क्लोरीन अधातु के वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से सोडियम क्लोराइड यह यौगिक बनता है। तो पिछली कक्षा में हमने यह देखा हुआ है कि सोडियम और क्लोराइड से बनकर सोडियम क्लोराइड बनता है बेटा, और वो हमारा नमक वो हमें देता है कि सोडियम क्लोराइड यह यौगिक कैसे बनता है। यहाँ पे बताया है कि सोडियम धातु अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्लोरीन अधातु वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा।
इससे सोडियम क्लोराइड या यौगिक हमें मिलता है। अब देखिए बेटा, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि सामने आपको संयोजकता वाला भी भाग आने वाला है। तो संयोजकता में यदि मैं बताऊँ आपको, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए जब उसके जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। और वही क्लोरीन जो है वो भले ही उसके बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन है, परंतु उसकी ग्रहण करने की इलेक्ट्रॉनों की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। मतलब किसी भी तत्व के ग्रहण करने की और उसको त्यागने की इलेक्ट्रॉन की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे सोडियम की संयोजकता 1 हो गई, वैसे ही क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए उसकी संयोजकता भी 1 ही होगी। और जितने भी तत्व हमारे सारणी में बताए गए हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में बताए गए हैं, उन सभी आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों की संयोजकता 1 से लेकर सिर्फ 4 तक ही होगी, और 5 से ज़्यादा किसी भी तत्व की संयोजकता नहीं होती। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैग्नीशियम व पोटेशियम, इनके MgCl2 KCl ऐसे आयनिक यौगिक भी बनते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Mg और Cl, मतलब ये धातु है Mg और Cl जो है वो अधातु है। इन दोनों को मिलाकर आपको जो यौगिक मिलेगा वो होगा मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक मिलेगा। और पोटेशियम और क्लोरीन, पोटेशियम ये धातु है, क्लोरीन ये धातु है, दोनों को मिलाकर जो यौगिक बनेगा वो पोटेशियम क्लोराइड ये यौगिक आपको यहाँ पे बन के मिलता है। इसी तरह से इसकी रिएक्शन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की तरफ, जिसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कहते हैं बेटा। अब देखिए, अधातु अर्थात भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में कम समानता वाले तत्वों का समूह, मतलब अधातु यानी किसे क्या कहेंगे हम लोग? अधातु की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है कि भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में कम समानता वाले तत्वों का समूह को हम लोग अधातु कहते हैं। मतलब इसमें देखा जाए तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में बहुत कम समानता देखी जाती है। तो अधातुओं को ऋण विद्युत तत्व भी कहते हैं। आपको पता है अधातुओं को ऋण विद्युत तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धातुओं से इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य करता है, इसलिए वो ऋण विद्युत बन जाता है। ऋणायन वहाँ पे स्थापित होते हैं अधातुओं के, इसलिए इनको अधातुओं को ऋण विद्युत तत्व भी कहेंगे, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अधातुओं के रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण आपको बताए गए, जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों को मिला लिए, तो इनको पूर्ण ज्वलन करने के बाद आपको जो गैस मिलेगी वो होगी बेटा CO2, जो कि अम्लधर्मी गैस होती है। अब 2 कार्बन और ऑक्सीजन के 2 अणु को मिलाने के बाद यहाँ पे एरो में अपूर्ण यदि इनको ज्वलन करते हैं तो 2 कार्बन ऑक्साइड उदासीन करके यहाँ पर आपको गैस मिलेंगी। और सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन के अणु को अपूर्ण ज्वलन करके आखिरी में आपको SO2 ये गैस मिलेगी, जो कि अम्लधर्मी गैस होती है। तो पहला भाग यहाँ पे आपको बताया गया है अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो ये 3 उदाहरण मैंने आपको बताया कि जिसमें कार्बन, ये दूसरा भी कार्बन और ये सल्फर, इन 2 तत्वों का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर आपको कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि सामान्यतः अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर अम्लधर्मी ऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पे सामान्य तौर पर अम्लधर्मी ऑक्साइड बनते हैं, मतलब CO2 बनेगा। कुछ परिस्थितियों में उदासीन ऑक्साइड भी बनते हैं। तो कुछ परिस्थिति में मतलब अपूर्ण ज्वलन होने के बाद हमको उदासीन ऑक्साइड बनते हुए यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ, जिसमें और 3 रिएक्शंस आपको यहाँ पे बताई गई बेटा। अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया, अधातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, और चौथा है अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो दूसरा भाग हम लोग देखेंगे अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन एक अधातु है, यदि इसको पानी के साथ मिला लिया जाए, इसकी अभिक्रिया की जाए, तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड करके एक यौगिक आपको यहाँ पे मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड ये वाला, और हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्साइड ऐसा एक आपको यहाँ पे यौगिक मिलेगा।
सामान्यतः अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया नहीं होती। देखा जाए तो किसी भी अधातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया नहीं होती, परंतु हैलोजन अपवाद है। इसमें क्या है, कुछ हैलोजन जो तत्व है वो क्या है, उसके अपवाद है। उदाहरणार्थ क्लोरीन पानी में घुलने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होगी। जैसे क्लोरीन और पानी से हम लोग को हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोराइड मिलेगा। तीसरा है अधातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए बेटा, अधातु है क्लोरीन और तनु अम्ल है HCl या फिर HBr, कोई भी आप लोग यहाँ पे तनु अम्ल ले सकते हैं। जब इन दोनों की ऐसे ही अभिक्रिया हम लोग करते हैं तो इसके बाद प्राप्त होने वाला जो तत्व होगा वो होगा 2 HCl, मतलब HBr और Cl को मिला के आपको हाइड्रोजन क्लोराइड ये अम्ल मिलता है, और ब्रोमीन जो है वो विलयन के रूप में आपको यहाँ पे नीचे प्राप्त होता है। तो सामान्यतः अधातुओं की तनु अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। इसमें भी हैलोजन अपवाद है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरणार्थ आपको बोला गया है कि क्लोरीन की तनु हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल इसको कहेंगे, निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यहाँ पे बताया गया है ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन संतुलित है कि नहीं हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। तो 2H और Cl, मतलब 2HCl और एक H और एक Cl, मतलब दोनों Cl यहाँ पे इंक्लूड हो गई है, हाइड्रोजन के दोनों हो गई, और सिर्फ बचा Br, जो 2 हैं Br2 आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से अधातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आप लोग को यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्मित होता हुआ आपको प्राप्त होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चौथा, इस धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में चौथी रिएक्शन हम लोग अभिक्रिया देख रहे हैं, अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ, मतलब यहाँ पे देखिए एक अधातु है बेटा सल्फर और H2 यानी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जब सल्फर और हाइड्रोजन को दोनों को मिला लिया जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड करके यहाँ पर गैस आपको प्राप्त होगी। और वही N2 और 3H2 यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के साथ यदि इसको मिला लिया जाए तो आपको 2NH3 यानी कि अमोनिया आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो विशिष्ट परिस्थिति में यानी कि बहुत ज़्यादा अनुकूल तापमान या दाब या उत्प्रेरक का उपयोग करके ही अधातु सल्फर और नाइट्रोजन, इन अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने के बाद आपको अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पे इस तरह से प्राप्त होता है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रूपांतरण Br2 में होता है। मान लीजिए कि क्लोरीन यहाँ पे बताया गया, क्लोरीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रूपांतरण Br2 में होता है, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रूपांतरण काय में हुआ बेटा, Br2 में हुआ है। तो इस रूपांतरण में ऑक्सीकरण, इस रूपांतरण को ऑक्सीकरण कह सकते हैं क्या, वो ऑक्सीकरण करने वाला ऑक्सीकारक कौन है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ऑक्सीकरण यह क्रिया है, और वो ऑक्सीकरण करने वाला जो क्रिया कारक है वो है बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये जो तत्व है इससे ही Br2 यहाँ से निकला हुआ है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण का तत्व। इसके बाद आता है आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये आयनिक यौगिक जो है वो अगले भाग में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक जितना भाग मैंने आप लोग को आज पढ़ा हुआ है वो सब आप लोग अच्छे से देखिए, रीड करिए। आपकी रीडिंग बहुत कमज़ोर है, आप लोग को इसको पढ़ते रहना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, हाथ ठीक से हाथ बार बार धोइए और मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।